तो हम सब बात कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ व्हाट एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। ओके, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में हम पढ़ रहे थे। ओके, आज मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। देखिए, ये एक आपका आर्टरी है, ये सुनो। और हमारे बॉडी में अगर LDL मीन्स लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है या ना, अगर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी तो दैट आर बीइंग डिपॉजिटेड इनटू आवर आर्टरी। ओके, वो धीरे धीरे हमारे आर्टरी में आके डिपॉजिट होंगे, है या ना। एंड इसमें क्या डिपॉजिट होंगे एक्चुअली में, ये LDL में क्या होता है, फैट होता है प्लस कोलेस्ट्रॉल होता है नहीं। फैट एंड कोलेस्ट्रॉल दे आर कॉमन डिपॉजिटेड इन द वॉल ऑफ द आर्टरी, ये सुनो। देखिए धीरे धीरे ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फैट और आर्टरी का डिपोजिशन होता रहता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, जो बाहर हमारे सेल के जो माइक्रोफेजेस होते हैं, माइक्रोफेजेस व्हाट आर माइक्रोफेजेस, माइक्रोफेजेस आर द फैगोसाइटिंग सेल जो कि फॉरेन बॉडी और कुछ पार्टिकल को वो डैमेज करते हैं। ओके, उनको एनगल्फ कर लेते हैं, उसको माइक्रोफेजेस कहते हैं, फैगोसाइटिक सेल। ओके, धीरे धीरे क्या होता है, देखो ये जो फैट मॉलिक्यूल यहाँ पे होता है दे आर बीइंग ऑक्सीडाइज। ओके, ये ऑक्सीडाइज होती है, जो फैट थे वो फैट मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दे आर ऑक्सीडाइज व्हाट द फैट एंड कोलेस्ट्रॉल एंड द मैक्रोफेजेस व्हिच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ दैट, जो मैक्रोफेजेस दे आर एनगल्फ दिस ऑक्सीडाइज फैट्स, ये सुनो। ओके, मैंने क्या बोला, फैट का ऑक्सीडेशन होगा, फैट के ऑक्सीडेशन के बाद दे आर बीइंग इंजेस्टेड बाय द मैक्रोफेजेस प्रेजेंट इन आवर सेल इन आवर बॉडी। ओके, और ये मैक्रोफेजेस जब इसको एनगल्फ कर लेंगे, इंजेस्ट कर लेंगे, तब इसके माइक्रोफेजेस के अंदर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सेल बन जाती है जिसको बोलते हैं फोम सेल। क्या बोलते हैं, फोम सेल। दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोफेजेस आया। ओके, फैट था, कोलेस्ट्रॉल था, और जब माइक्रोफेजेस ने यहाँ पे एनगल्फ किया दे आर फॉर्मिंग फोम सेल, फोम सेल। देन उसके बाद को तो क्या होता है, यहाँ पे धीरे धीरे कुछ फाइब्रोस टिश्यू का फॉर्मेशन होने लगता है। कहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे वो LDL का डिपोजिशन हुआ है और जो प्लाक बना है वहां पे एक क्या फाइब्रोस टिश्यू, फाइब्रोस टिश्यू आर डिपोजिटेड इन दैट प्लाक। ओके, और कुछ समय बाद वहां पे क्या होता है, वहां पे कैल्शियम आयन, Ca+ आयन, कैल्शियम आयन का डिपोजिशन होता रहता है। आपको पता चला क्या क्या हो रहा है, हमारा जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है वहां पे पहले तो LDL के वजह से फैट और कोलेस्ट्रॉल आया, फैट का ऑक्सीडेशन होगा, फैट के ऑक्सीडेशन के बाद वहां पे मैक्रोफेजेस आएगा, मैक्रोफेज उस ऑक्सीडाइज फेज को ईट करेगा, और ईट करने के बाद वहां पे फोम सेल प्रोड्यूस करेगा। एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फोम सेल some fibrous tissue are deposited there and calcium ion are being deposited here. ओके, और धीरे धीरे ये प्लाक जो है वो यहाँ बड़ा होता रहेगा। ओके, धीरे धीरे ये इसका साइज में ग्रोथ करा रहेगा एंड इट विल नैरोइंग द ल्यूमेन। ये जो ल्यूमेन है जहाँ पे ब्लड यहाँ से फ्लो कर रहा था वहां पे इसके पाथ को ये क्या कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है। ओके, और ब्लॉकेज कर रहा है, नैरो कर रहा है। इसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेनोसिस। बट द नैरोइंग लुमेन इज नोन एज स्टेनोसिस। मैं लिख देता हूँ स्टेनोसिस, आप भी लिख लीजिए। व्हाट इज स्टेनोसिस, द नैरोइंग ऑफ लुमेन ऑफ आर्टरी, द नैरोइंग ऑफ लुमेन ऑफ आर्टरी। ओके, आर्टरी के ल्यूमेन में अगर नैरोइंग आएगा तो उसको बोलते हैं स्टेनोसिस। ये स्टेनोसिस क्यों हुआ, इट इज डन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। ओके, ये देखिए मैंने लिख दिया है आपको स्टेप। पहला स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक कैसे होता है। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल डिपोजिशन ऑफ द फैट, पहला डिपोजिशन, फैट का डिपोजिशन होगा। सेकंड पॉइंट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, फैट का ऑक्सीडेशन होगा। उसके बाद द ऑक्सीडाइज्ड फैट इज इंजेस्टेड बाय द मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस ने आया और उसको इन्वॉल्व किया, इंजेस्टेड किया, एंड माइक्रोफेजेस बिकम फोम सेल। और माइक्रोफेजेस ने क्या, किसका फॉर्मेशन किया, फोम सेल। फोम सेल, फोम जी क्वेश्चन आता है, फोम सेल आर फाउंड इन, यानी इसका आंसर होगा हमारा ह्यूमन। ओके,
in our heart. Yes or no? देखिए, and formation by macrophages. After that, some fibrous tissue is formed there, and calcium ions are being deposited here, and it will enlarge the plaque or enhance the plaque in size. And that's where the लीमन मतलब जहां से ब्लड फ्लो कर रहा था, इसी को बोलते हैं लीमन, आर्टरी का लीमन। इस लीमन को करता है, और इसी को बोलते हैं हम स्टेनोसिस। क्या बोलते हैं? स्टेनोसिस। मैं एक और बात बता दूं, देखिए, तो हमारा आथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जो है, ये लिख लिए होंगे। ओके, आथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में आथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में किस किस से बनता है ये? पहला तो फैट आता है, और क्या आता है? कोलेस्ट्रॉल आता है, और क्या आता है? फैट आता है, कोलेस्ट्रॉल आता है, कैल्शियम आयन आता है, प्लस फाइब्रस टिश्यू आता है, और क्या? और एक जो माइक्रोफेज बनाता है, फोम सेल। ओके, दिस ऑल आर मेक द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। समझ में आया? लिख लीजिए इसको पहले। हाँ, तो हमने फॉर्मेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक तो पढ़ लिया। अब एक और टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं एंजिना और एंजिना प्लेक्टोरिस। ओके, ध्यान से समझिए क्या है ये। हमारे हार्ट में होता है। ओके, हार्ट में क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी जाता है। कोरोनरी आर्टरी का काम क्या है कि ये हमारे हार्ट मसल को ब्लड प्रोवाइड करती है। ओके, अगर अगर हमारे, ये देखिए, मैंने ये हार्ट का डायग्राम काटा है। ओके, दिस आर दी कोरोनरी आर्टरी। ओके, दे आर गोइंग टू दी वेंट्रिकल्स, एंड यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैंने एक प्लाक बनाया। दिस इज एन प्लाक, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। ओके, तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ पे अगर कोरोनरी आर्टरी में अगर प्लाक फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ का जो ल्यूमेन है, ओके, यहाँ पे दिस इज इन नैरो, और इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन इज नोन एज स्टेनोसिस। स्टेनोसिस हो जाएगा। ओके, और धीरे धीरे यहाँ से जितना ब्लड आ रहा था, वो उसका ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, है ना? और रिड्यूस ब्लड फ्लो मीन्स क्या? यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम पहुंचेगा, रिड्यूस ब्लड फ्लो, और रिड्यूस और लो ऑक्सीजन सप्लाई। लो ऑक्सीजन सप्लाई को क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब लो ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन। ओके, अगर लो ऑक्सीजन हमारे हार्ट के मसल को पहुंचेगा, तो धीरे धीरे वो क्या? वीकनिंग होगी। इट विल नॉट कॉन्ट्रैक्टेड एज वेल इट डन। यस और नो? तो धीरे धीरे उसको पेन होगा। किसको? उस बंदे को, जिसको भी हम देख रहे हैं, जिसके शरीर में भी अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई प्लाक का फॉर्मेशन हो गया, तो उसके चेस्ट में पेन होता है। तो देखिए कैसा होता है, अगर किसी बंदे को थोड़ा उसके चेस्ट में पेन हुआ, ओके, उसको हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। डॉक्टर फिर देखता है कि ये इसको सिर्फ एंजिना हुआ है या हार्ट अटैक आ गया है, इसको हमको तो उसको तो जांच करना पड़ेगा ना। देखिए, एंजिना और हार्ट अटैक दोनों अलग अलग होते हैं। लोग कहते हैं सिर्फ अगर उसके हार्ट में पेन आया तो उसको हार्ट अटैक आ गया, ऐसे बोल के बात फैला देते हैं, पर ऐसा है नहीं। ओके, एंजिना एक अलग है और हार्ट अटैक अलग है। एंजिनिया मतलब क्या? एंजिना मतलब सम plaque are formed, and due to this the blood flow will be decreases and oxygen supply low. That's why the pain will down, क्योंकि वो contact नहीं कर पाएगा अच्छे से अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो। then at the cardiac muscle that will form the angina pectoris। मैंने लिख दिया है यहाँ पे, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक इन द कोरोनरी आर्टरी। पहले क्या होगा? कोरोनरी आर्टरी में एक प्लाक का फॉर्मेशन हो गया। ओके, उसके बाद क्या? नैरो होगा, ल्यूमेन नैरो होगा, दैट इज द स्टेनोसिस। एंड स्टेनोसिस के बाद क्या? अगर ब्लड फ्लो करने का जगह अगर नैरो है, तो रिड्यूस ब्लड फ्लो होगा, है ना? ए कंडीशन ऑफ रिड्यूस ब्लड फ्लो, और इसी को बोलते हैं मायोकार्डियल इस्चीमिया। इस्चीमिया मतलब reduce blood flow, and myocardial क्यों this is a done in the heart muscle, that's why it is called myocardial ischemia or myocardial ischemia। okay, after that reduce oxygen supply is okay, ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा, उसी को बोलते हैं हाइपोक्सिया। एंड laterally
द वीकनिंग ऑफ कार्डियक मसल विदाउट किलिंग सेल, ये हमारा यहाँ पे हार्ट का सेल को किलिंग नहीं कर रहे हैं पर उसके मसल में वीकनिंग हो जा रही है, इसको बोलते हैं एंजिना फ्लेक्टोरिस। समझ में आया? देखिए एक और बात, अगर हम उस बंदे को लेके गए किस कहाँ पे, अगर एक डॉक्टर को लेके गए तो उसको तो समझ में आ जाएगा कि इसको हार्ट में प्रॉब्लम है, फिर वो सडन ईसीजी करेगा, ईसीजी करके वो जान लेगा कि उसके हार्ट में प्रॉब्लम है। ईसीजी मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा आपको, पर आप इसी को जानने के लिए पहले ओके, ईसीजी से उसको पता चल जाएगा कि इसको हार्ट में प्रॉब्लम है, हाँ या ना, उसके कुछ आर्टरी में। फिर वो जांचने के लिए कि ये हार्ट अटैक है या एंजिना है, तो वहां पे इसके ब्लड में वो एक चेक करेगा ट्रोपोनिन का लेवल, किसका लेवल? ट्रोपोनिन का लेवल। ओके, ट्रोपोनिन का लेवल क्यों चेक करेगा? देखिए हार्ट अटैक में क्या होता है, हमारा हार्ट का मसल डेथ हो जाता है, ओके, वो मर जाती है। अगर किसी भी मसल सेल बॉडी में डेथ हुआ तो उससे क्या ट्रोपोनिन उससे एक्टिन मायोसिन एंड ट्रोपोनिन होता है, वो ट्रोपोनिन ब्लड में इंक्रीज होता है, तो उसको पता चल जाए कि इसका मसल अभी मसल डेथ हुआ है, इसीलिए ट्रोपोनिन का लेवल इंक्रीज हुआ है। अगर ट्रोपोनिन का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है, इसका मतलब कोई भी हार्ट मसल डेथ नहीं हुआ है, दिस इज ओनली ए एंजिना। ये सुनो, समझ में आया? यहाँ पे किस किस में पेन होता है? देखिए हमारा एंजिना फ्लेक्टोरिस में हमारे चेस्ट में, नेक में, नी तक, इस नी तक आता है पैर, ओके, हमारे हाथ में भी जाता है पैर बहुत सारा, ओके। और ये बहुत कॉमन है किस में? मेन में होता है, वोमेन में उतना ज्यादा नहीं होता है, ओके। देखिए इसको पहले आप लिख लीजिए, फिर हम एंजिना फ्लेक्टोरिस के बारे में लिखेंगे, ओके। तो एंजिना में एक और पॉइंट आप लिख लीजिए, है, कैसे होता है ये? सीवियर पेन एलोंग भी मायोकार्डियल इस्चीमिया, मायोकार्डियल इस्चीमिया होता है मतलब क्या? ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है इन द ड्यू टू, एंड सीवियर पेन होता है, बहुत पेन होता है इन द चेस्ट नेक चीन एंड डाउन द लेफ्ट आर्म अप टू एल्बो, हमारे ये कोहनी तक, ओके, यहाँ पे एल्बो तक आता है हार्ट पेन, ओके। मोर कॉमन अमोंग द मिडिल एज एंड एल्डरली मैन और वोमेन, ओके। हमारा 40 से 45 के ऊपर जितने भी पर्सन होते हैं वहां पे ये कॉमन होता है, क्या? ये एंजिना, ओके। अगर आप बहुत बड़े हो गए तो आपको ये खतरा रहता है, ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ओके, इसको आप लिख लीजिए पहले। तो अब हमें पढ़ना है हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ओके। देखिए एक बात तो पहले है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन और एमआई और हार्ट अटैक सेम ही है, कभी कभी ये कंफ्यूज करता है, ओके। अगर डॉक्टर लिख लिया है एमआई, इसका मतलब हार्ट अटैक आया है उसको, ओके। देखिए होता कैसे ये हार्ट अटैक, पहले हम उसको समझेंगे, ओके। इट इज एन इम्पोर्टेंट, हमारे आवाज़ में हम देखते हैं बहुत लोगों को हार्ट अटैक आता है, ओके। कैसे आता है, क्यों आता है, आज हम उसको समझेंगे, सही है। देखो क्या होता है, ये हमारा एक आर्टरी है, ओके। यहाँ पे एक प्लाक का फॉर्मेशन हुआ है, मैंने प्लाक पहले पढ़ा दिया है आपको, ओके। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक, धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे जो फाइब्रोस टिश्यू, कैल्शियम आयन, ये सब डिपोजिट होकर धीरे धीरे ये बढ़ता है, और कभी ना कभी ये क्या होता है, ये यहाँ से रप्चर हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है, दिस प्लाक, ओके। और हमने ब्लड मैकेनिज्म में पढ़ा होगा कि किसी भी अगर ब्लड का डैमेज, अगर कोई रफ सरफेस में आए, अगर ब्लड किसी रफ सरफेस में आए तो वहां पे वो क्लॉट का फॉर्मेशन करती है, ओके। ब्लड कोआगुलेशन मैकेनिज्म में जो है उसमें आपने पढ़ा होगा, ओके। देखिए तो यहाँ पे देयर इज इन फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, ओके। हमारे इनर आर्टेरियल वॉल में देयर इज ए क्लॉट फॉर्मेशन और क्लॉट फॉर्मेशन, और इसी को बोलते हैं थ्रोम्बोसिस हो जाता है। क्या होता है? थ्रोम्बोसिस होता है। तो धीरे 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 क्या होता है, यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो पूरा ब्लॉक हो जाता है और आगे ब्लड फ्लो ही नहीं कर पाता, क्यों? यहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे आर्टरी पे, तो क्या वहां से और ब्लड जाएगा? नहीं जा पाएगा, ओके। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे एक हार्ट का स्ट्रक्चर किया हूँ, अगर यहाँ पे उसका
अगर ऐसे क्लॉट फॉर्मेशन हो गया और थ्रोम्बोसिस हो गया तो जो ब्लड यहाँ से आएगा, ओके, जो ब्लड यहाँ से आएगा क्या ये आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि तो क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, पूरा ब्लॉकेज हो गया है, ब्लड और यहाँ पे नहीं जाएगा। तो ये जो टिश्यू है दे आर बी डेथ, इन टिश्यू की डेथ हो जाएगी। ओके, और इट विल लीड टू दी हार्ट अटैक। देखिए पहला क्या होता है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू ए क्लॉट। किसी भी क्लॉट की वजह से अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, पूरा 100% अगर वो आर्टरी ब्लॉक हो जाए, ओके, एट दैट टाइम क्या होगा, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होगा ही नहीं, ब्लड सप्लाई नहीं होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा, तो क्या होगा, डेथ ऑफ द हार्ट टिश्यू, डेथ ऑफ द हार्ट टिश्यू, वो हार्ट टिश्यू का डेथ हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इंफ्रैक्शन। ओके, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन मींस डेथ ऑफ द हार्ट टिश्यू, और मायोकार्डियल की क्योंकि इसको हम हार्ट में पढ़ रहे हैं। ओके, और इट लीड्स टू हार्ट अटैक। समझ में आया? देखिए एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, पहला क्या होगा, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा ड्यू टू दैट कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू ए क्लॉट, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ब्लड का अच्छे से सप्लाई नहीं होगा, एंड डेथ ऑफ द हार्ट टिश्यू, एंड दैट रिजल्ट इनटू द हार्ट अटैक। ओके, देखिए एक बार और अच्छे से समझ लो, ये एक हार्ट है, जब यहाँ पे एक क्लॉट होगा तो क्या उसका हार्ट का इतना जो पोर्शन है वो काम नहीं करेगा। बट ये तो राइट वेंट्रिकल में है, राइट वेंट्रिकल का काम क्या है, दिस ओनली प्रोवाइड द ब्लड इनटू दी लेफ्ट लंग बोल रहा हूँ, हमारे लंग्स को पहुंचाएगा। ओके, और तो लंग्स यहाँ पे पास है, लेकिन ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये तो अभी ठीक है ना, ये अभी ठीक है, यहाँ पे कोई भी क्लॉट नहीं बना है, कोई भी प्लाग नहीं बना, तो ये हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगा और ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, देखिए पहले पहले बोलते हैं ना लोग, हार्ट अटैक आया था वो बच गया, उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, मतलब क्या, वो उसके हार्ट का एक छोटा सा पार्ट ही वहां पे हार्ट अटैक आया था, ये सुनो, लेकिन उसको खतरा रहेगा हमेशा कि उसकी जान जा सकती है। ओके, क्योंकि एक प्लग बनाने के बाद कोई एक और प्लग अगर इधर किधर बन गया तो पूरा हार्ट का डैमेज हो सकता है, हाँ या ना? तो डॉक्टर उसको कह के रखता है, देखो भाई आपके हार्ट में एक प्लग बन गया है, ओके, आपको और ज्यादा काम नहीं करना है, थोड़ा सा हेवी वर्कआउट नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो आपके हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, आपकी डेथ हो सकती है। ओके, देखिए ये तो एक छोटा सा पार्ट है, अगर अगर वो प्लाक, जो प्लाक मैंने बोल रहा हूँ, अगर वो प्लाक अगर इधर बन गया, समझ लो इधर, लेट्स इधर बन गया, तो क्या ये हार्ट का ब्लड जो आ रहा था इधर पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, दैट इट विल लीड टू द ऑल, इसका जो इतना इतना पार्ट है हार्ट का, ये ऑल आर बिंग डीएक्टिवेटेड। ओके, और ये हार्ट का टिश्यू, पूरा हार्ट का टिश्यू डेथ हो जाएगा, और उस आदमी का क्या होगा, डेथ हो जाएगा। समझ में आया? देखिए समझ में आया इसको? क्लियर? देखिए तो इसमें क्या होगा, एक ही बार, पहली ही बार उसको हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गया। ओके, ऐसा बोलते हैं ना, कभी एक ही बार में किसी किसी का जान चली जाती है, क्यों? अगर यहाँ पे अगर क्लॉट फॉर्मेशन हो गया तो ब्लड का सप्लाई टोटली बंद हो जाएगा हमारे हार्ट में, और इसीलिए उसका डेथ हो जाएगा। समझ में आया? और एक बात आपको बता दूं, कभी कभी कहते हैं कि एक बार हार्ट अटैक आया कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार भी कुछ नहीं हुआ, पर तीसरी बार उसका उसकी मौत होगी, ऐसे बोलते हैं कई कई जगह। देखिए ये जो हमारा कोरोनरी आर्टरी है, पहली बार हार्ट अटैक आया मीन्स यहाँ पे ब्लॉकेज हुआ और उसका इतना पार्ट इनएक्टिवेट हो गया, दूसरी बार क्या यहाँ पे उसका समझ लीजिए प्लाक बन गया, तो दूसरी बार यहाँ इतने इतना सा पार्ट डैमेज हो गया। ओके, फिर भी उसका चल रहा है क्योंकि थोड़ा थोड़ा ब्लड जा रहा है आ रहा है, तो ही विल सर्वाइव। बट अगर तीसरी बार इधर किधर अगर प्लाक का फॉर्मेशन हो गया तो देखिए आप पूरे उसके हार्ट में क्या हो रहा है, it will all are inactivated or all these tissues are dead, so he will lead to death। ओके, इसीलिए बोलते हैं पहली बार उसको एक बार दो बार तीन बार ऐसे हार्ट अटैक आता है और तीसरी बार उसका डेथ होगा, मतलब क्या, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड में उसका डेथ होने का मतलब, क्योंकि उसका एंटायर हार्ट मसल आर बी गोइंग टू डेथ। ओके, मैं एक पॉइंट आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, देखिए ये लिख लिया होगा, समझिए ये सब अच्छा कॉन्सेप्ट है। ओके, आपको काम आएगा। ओके, ए हार्ट अटैक, ए हार्ट अटैक
A heart attack may or may not result in may or may not result in कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट मतलब पूरे हार्ट का स्टॉपेज को कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द इन्फेक्टेड एरिया, डिपेंडिंग ऑन द इन्फेक्टेड एरिया। हमारे हार्ट में जितने इन्फेक्टेड एरिया मतलब जो जो पार्ट डैमेज हुआ है, ओके, दिस पार्ट, अगर इतने में ही है तो टोटल कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हो गया तो टोटल कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए मैंने बोला ए हार्ट अटैक मे और मे नॉट रिजल्ट इन कार्डियक अरेस्ट डिपेंडिंग ऑन द इन्फेक्टेड एरिया। इन्फेक्टेड एरिया को देख के ही हम तय करेंगे कैसे हार्ट अटैक होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उसको ट्रीटमेंट कैसे करा जाएगा। ओके, एंजिना हुआ तो क्या करेंगे, हार्ट अटैक हुआ तो क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, इसको हम देखेंगे। पहले आप इतना लिख लो। ओके, ओके, तो हम हार्ट अटैक के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, देखिए, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, क्या 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 करते हैं जब हार्ट अटैक आ जाता है और हॉस्पिटल में उसको लेके जाते हैं तब क्या होता है। ओके, क्या क्या डॉक्टर प्रोसीजर फॉलो करता है वो सब देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मज़ेदार बात बता दूं। ओके, देखिए क्या हुआ था। हमारे जो एक बहुत ही बड़े क्रिकेटर है, उनका नाम सौरव गांगुली है। ओके, वो एक दिन खेल रहे थे मतलब रनिंग वॉक में गए थे और वहाँ पे उनको हार्ट अटैक आ गया। ओके, देखिए, वो एक बहुत ही जाने माने क्रिकेटर है, एथलेटिक है, वो तो अपना एक्सरसाइज फक्सरसाइज बहुत अच्छे से करते हैं, तो उनको हार्ट अटैक कैसे आया। ओके, दिस इज ड्यू टू जेनेटिक। ओके, कुछ जेनेटिक कारण भी होते हैं जिसकी वजह से हमारे हार्ट अटैक आते हैं। ओके, और वो एक एड भी कर रहे थे वो फॉर्च्यून ऑयल का। ओके, उस कंपनी में। ओके, जैसे ही उनको हार्ट अटैक आया तो उस कंपनी ने उनको उस एड से रिमूव कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उसी एड में बता रहे थे कि गुड फॉर आवर हेल्थ, नो हार्ट अटैक विल कम टू टेक दिस ऑयल, पर उनको ही हार्ट अटैक आ गया। तो ऐसा ही होता है। ओके, समाज में ऐसा ही होता है। ओके, तो देखिए, मेरा पर्पज ये था कि आपको ये समझ में आना चाहिए हार्ट अटैक में भी जेनेटिक के भी कई कारण होते हैं जिससे कि हार्ट अटैक आता है। ओके, देखिए, चलिए हम आगे पढ़ रहे थे कि हार्ट हार्ट अटैक का वो जो डायग्नोस्टिक। देखिए, पहली बात, हम तो पहले पता नहीं कर सकते ना कि हमको एंजिना हुआ है कि हार्ट अटैक होता है। देखिए, पहले तो नॉर्मल एक चेस्ट पेन होगा। ओके, चेस्ट पेन होने के बाद डॉक्टर उसको जांच करेगा कि ये एंजिना है, एंजिना है और एमआई। एमआई मतलब क्या, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और हार्ट अटैक, उसको वो चेक करेगा। ओके, वो जैसे चेक करता है उसी को बोलते हैं एंजियोग्राफी, और डायग्नोस्टिक बोलते हैं एंजियोग्राफी। ओके, एंजियो मीन्स ब्लड वेसल, ग्राफी मीन्स ग्राफ। ओके, देखिए करते हैं कैसे, समझिए इसको, इंटरेस्टिंग है। पहले तो क्या करेंगे, पहले उस जो आदमी गया है उसको अनस्थेटाइज कर देंगे, उसको अनस्थेसिया देके उसको लिटा देंगे अच्छे से। ओके, और फिर उसी के एक कहीं ना कहीं से एक आर्टरी को पकड़ेंगे। ओके, देखिए कहाँ से, कौन सा आर्टरी, सब क्लेवियन, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है पर आपको समझने लगे यहाँ पे सब क्लेवियन, यहाँ से हमारे देखिए आर्टरी जो पल्मोनरी ट्रंक आ रहा है, ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई कर रही है, उसमें क्या हमारे हाथ हाथ के में जाता है। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा, ये हमारा पल्मोनरी ट्रंक है, यहाँ से ब्लड जा रहा है। ओके, देखिए जब ब्लड आ रहा है, ये वन ब्लड वेसल इट विल कम टू आवर हैंड, हमारे हाथ में आ रहा है। इसी हाथ में हम क्या करेंगे, वो डॉक्टर क्या करता है, एक कैथेटर को वहां से इंसर्ट करता है, कहाँ से, उस ब्लड वेसल से, और धीरे 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 उस कैथेटर, ये वो कैथेटर आया है। ओके, और ये कैथेटर से वो धीरे 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 ऐसे करके हमारे हार्ट तक ले जाता है। कहाँ पे, हमारे हार्ट तक। ओके, वो छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, जिससे कि आदमी को प्रॉब्लम, पहले तो उसको अनस्थेटाइज कर दिया है तो उसको क्या प्रॉब्लम होगा। ओके, देखिए उसके बाद अगर मान लो कि उसके यहाँ पे क्या है,
क्लॉट बन गया है, उसका यहाँ पे प्लाक बन गया है। ओके, तो धीरे धीरे क्या करता है, सबसे पहले तो क्या, वो जो प्लाक आएगा, वो जो इस प्लाक में से वो डॉक्टर, ओके ये प्लाक आएगा, सॉरी प्लाक बोल रहा हूँ मैं, वो कैथेटर आएगा, उस कैथेटर के साथ वो एक केमिकल रिलीज करेगा। ओके, दैट केमिकल इट विल मूव टू द एंटायर हार्ट। देखिए ये जो कैथेटर आया, यहाँ पे कैथेटर पहुंचा, हीट रिलीज फ्रॉम केमिकल। ओके, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक डाउट तो आ रहा होगा कि देखिए हम कैथेटर से ऐसे कुछ हमारे हाथ से लेके हमारा हार्ट तो कैसे जाएगा, कैसे, ये क्या इजी है? नहीं, देखिए क्या होता है, आपने एवेंजर्स को देखा होगा, वो टोनी स्टार्क ऐसे 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 करके लेता है और वो जो वो सारे डायमंड को ज्वाइन नहीं करता है, देखिए वैसे ही हमारे डॉक्टर भी क्या करते हैं, उसको लिटा देते हैं। ओके, उसको अनाथाइज्ड कर दिया और उसके सामने एक फ्लोरोस्कोप, जिससे कि वो पूरा बारीक से देख सकते हैं, एक्सरे, माइल्ड एक्सरे विल बी फॉल डाउन ऑन द बॉडी ऑफ द मैन। सो क्या होगा कि हम देख सकते हैं वो जो कैथेटर जा रहा है, उसकी पोजीशन को हम देख रहे हैं, कहाँ पहुंचा कहाँ नहीं, इधर इधर से हम अपने आप से उसको लेके 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 जाते हैं ऑन दी फ्लोरोस्कोप। ओके, और वहां पे वो जाके केमिकल रिलीज कर देगा। ओके, देखिए ये जो केमिकल है, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम कटा है, ये हमारा आर्टरी है। ओके, देखिए यहाँ पे वो कैथेटर आया, कैथेटर यहाँ पे आके क्या रिलीज किया अपना केमिकल। जब वो केमिकल रिलीज किया, ओके, जो जगह में प्लाक नहीं बना है वहां पे तो ये पूरा फैल के जाएगा, ये सुनो, पर जहाँ पे प्लाक बना है वहां से ये इस तरह से इधर सीधे से आ रहा है, लेकिन यहाँ से एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेके जा रहा है, तो डॉक्टर कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे एक प्लाक बना है। यहाँ पे ये पूरा एक एक्सरे एक्सरे ये ओपेक होता है, इसीलिए वो जांच कर लेता है कि उसके इतने जगह से क्या नहीं जा रहा है, तब ना प्लाक का फॉर्मेशन हो गया और ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर पा रहा है। ओके, देखिए उसके बाद तो क्या, पहले पहले जैसे ही वो आएगा, उसको एक नाइट्रोग्लिसरीन का एक इंजेक्शन लेंगे। किसका? नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन मतलब एनो। ओके, नाइट्रोग्लिसरीन का एक इंजेक्शन उसको दे देंगे। जब अब उन्होंने देख लिया कि वहां पे एक प्लाक फॉर्मेशन हुआ है, तो नाइट्रोग्लिसरीन का काम क्या है, इट इज एक्ट एज ए वेसोडाइलेटर। ओके, वेसोडाइलेटर, और वेसोडाइलेटर मतलब हमारा वो ब्लड वेसल को थोड़ा सा डायलेट कर देगा, तो ताकि ब्लड थोड़ा थोड़ा जाए। ओके, फिर उसके बाद वो आता है, वो डॉक्टर आता है और उसकी फैमिली जो भी वहां पे गए हैं, ओके, उनसे पूछता है कि उसको सीवियर हार्ट अटैक नहीं आया है, उसको सिर्फ एक एंजिना है। ओके, और घर वालों के परमिशन के साथ अब हम यहाँ पे एक स्टैंड लगा देंगे बोल के उनको, उनसे परमिशन लेके, घर वालों से परमिशन लेके वहां से वो एक स्टैंड लगाते हैं। कहाँ पे? उस प्लाक में। ओके, इसी को बोलते हैं क्या? एंजियोप्लास्टी। क्या बोलते हैं? एंजियोप्लास्टी। ओके, देखते हैं फिर हम एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी, देखिए समझिए, इतना समझ में आया। वो कैथेटर आया, कैथेटर से केमिकल को रिलीज किया, रिलीज करने के बाद हमको पता चला है कहाँ पे प्लाक फॉर्मेशन हुआ है। समझ लीजिए कि यहाँ पे प्लाक फॉर्मेशन हो गया है। ओके, देखिए यहाँ पे तो यहाँ से ब्लड जो जा रहा है वो नैरोइंग में जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, और इधर से उधर तो जा रहा है। ओके, तो क्या करता है वो, एक एंजियोप्लास्टी करता है, एक स्टैंड लगाता है। स्टैंड कैसे लगाता है, देखिए जो कैथेटर गया है ना, वो जो वहां से जो कैथेटर गया है, ये जो कैथेटर आया है, ओके, इस कैथेटर के ऊपर एक बैलून टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वहां पे वो फॉर्म कर देता है। एक बैलून टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर बीइंग प्रेजेंट इन दी कैथेटर। ओके, और वहां उस बैलून के ऊपर एक मेटालिक प्लेट वहां पे रहता है, एक स्टैंड के तरह रहता है। ओके, देखिए ये हमारा वो पोर्शन है जहाँ पे हमारा प्लाग बना हुआ है। ओके, कैथेटर वहां उसके अंदर घुसा दिया, कैथेटर को घुसा दिया। ओके, और कैथेटर के ऊपर ये एक मेटालिक स्टैंड है। ओके, वो स्प्रिंग जैसा नहीं होता, ऐसे एक स्ट्रैंड है। ओके, और धीरे धीरे क्या करता है, ये तो एक बलून का स्ट्रक्चर, कैथेटर के अंदर ये बलून है, मैंने बोला था, दिस बलून। ओके, इसी को वहां पे फुला देते हैं, वहां पे एयर के प्रेशर देके इसको बड़ा कर देते हैं। इसको अगर बड़ा करेंगे तो यहाँ पे जो ये मेटालिक प्लेट है ये भी बड़ा होगा, और हमारे इस जो ये हार्ट जो ये प्लाक फॉर्मेशन हो वो यहाँ से इसको दबाएगा।
ओके, यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा और इट विल लीड टू बी, वो जो स्टेनोसिस है उसको खत्म करेगा और इस बलून को वहां से ऊपर खींच लेते हैं ताकि क्या, और ये जो मेटालिक रॉड है, रॉड बोलते हैं हमें, मेटालिक प्लेट है, इसको यहाँ पे रख देते हैं ताकि इट प्रिवेंट द रीस्टेनोसिस, द रीस्टेनोसिस। ओके, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर ये प्लेट नहीं लगाएंगे तो क्या, यहाँ पे आया, एक बार ऐसा कर दिया और फिर हम अगर पूरा निकाल लेंगे तो फिर से कुछ समय बाद फिर से वो धीरे 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 फिर से प्लाक का फॉर्मेशन कर रहेगा। इसलिए वहां पे एक फिक्स्ड एक प्लाक लगा ही देते हैं। ओके, एक मेटालिक प्लेट, इट विल बी एंटरिंग इनटू दैट। और उसके बाद क्या होता है, and it will open for that and this plaque will be diminished and the blood flow will carry on। ओके, समझ में आया इतना? देखिए अच्छे से समझे, अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो मेरे को आप पूछ सकते हैं। ओके, तो अब देखिए अब क्या होता है, पहले की बात छोड़ो, अब क्या हो रहा है, अब ये मेडिकेटेड आ रहा है। मेडिकेटेड मतलब यहाँ पे कुछ मेडिसिन भी है जिसकी वजह से ये क्या, इट विल आल्सो सीक्रेट सम मेडिसिनल थिंग सच एज नाइट्रोग्लिसरीन दैट विल कॉज दी क्या, वाटर को अच्छे से रखते हैं। ओके, देखिए, और डॉक्टर उसको सलाह देता है कि आप, और आपके यहाँ पे एक प्लग लगा हुआ है, आप एक्सरसाइज करिए, वर्कआउट करिए, ज़्यादा फैट या ऑयल कंज्यूम मत करना, उसको प्रिवेंट करके रखता है और उससे वो ठीक हो जाता है। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये तो हो गया एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, इसके बारे में थोड़ा लिख लो पहले, उसके बाद हम पढ़ेंगे। ओके, दूसरे टॉपिक। ओके, तो कोरोनरी एंजियोग्राफी जो हम अभी डिस्कस कर ले उसको आप थोड़ा सा लिख लीजिए। ओके, दिस इज एन इन्वेसिव प्रोसीजर। व्हाट इज इन्वेसिव प्रोसीजर? देखो, इन्वेसिव प्रोसीजर मतलब अगर आप ट्रीटमेंट के लिए गए और वहां पे आपके स्किन में कट, चीरा, टाका ऐसा कुछ किया गया, ओके, आपका ब्लड वेसल कुछ सर्जरी वगैरह हुआ, उसको बोलते हैं इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव मतलब आप गए, आपको कुछ ऐसे आपके ब्लड और कुछ कटिंग वटिंग नहीं लगी, उसको बोलते हैं नॉन इन्वेसिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गए और आपने आपका यूरिन का टेस्ट वहां पे किया, ओके, इट डोनेट योर, गिव योर यूरिन, दैट इज ए नॉन इन्वेसिव प्रोसेस। और आप गए और आपका ब्लड का टेस्ट किया गया, दैट इज एन इन्वेसिव प्रोसीजर, इसमें आपका स्किन को फोल्ड किया गया है, हाँ या ना? दिस इज कोरोनरी एंजियोग्राफी, दिस इज एन इन्वेसिव प्रोसीजर। क्यों? यहाँ पे हमारे वो कैथेटर हमारे ले जाता है अंदर। देखिए, a catheter is inserted into an artery in the groin और wrist में हो सकता है, groin part में हो सकता है, and treated the into the coronary और coronary उसी के द्वारा वहां पे लेके जाते हैं, कहाँ पे? कोरोनरी आर्टरी में। ओके, द प्रोसेस ऑफ इंसर्शन, वो जो जा रहा है, द प्रोसेस ऑफ इंसर्शन इज विजुअलाइज्ड बाय ए फ्लोरोस्कोप। हम कहाँ से? एक फ्लोरोस्कोप में उसको देखेंगे, है ना? फिर आफ्टर द टिप ऑफ द कैथेटर इज इन प्लेस, ए रेडियो ओपेक सब्सटेंस इज रिलीज, एक केमिकल मैंने रिलीज बोला था, एक केमिकल रिलीज करेगा, रेडियो ओपेक सब्सटेंस इज रिलीज which is flow with the blood and can be seen by the fluoroscope, जो कि ब्लड के सामने ही वो मूव करेगा और हम फ्लोरोस्कोप में उसको देखेंगे। thus the position and the size of the plaque is determined, जिससे कि हम वो कहाँ पे वो प्लाक है उसको डिटरमाइन कर सकें। जहाँ से वो रेडियो आइसोटोपिक केमिकल जाएगा, हम देखेंगे जहाँ जहाँ ब्लड अच्छे से फ्लो कर रहा है, उसका मतलब वहाँ पे ठीक है, और जहाँ पे ब्लड का फ्लो बहुत धीमी तरीके से होगा, हम वो केमिकल से देख लेंगे और पता चल जाएगा कि हमारा प्लाक कहाँ पे है। ओके, इतना लिख लो पहले, फिर मैं आगे लिखाता हूँ। तो उसके बाद द रेडियोग्राफ ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड एंजियोग्राम। ओके, रेडियोग्राफ ऑफ आर्टरी इज नोन एज एंजियोग्राम। एंड देखिए, वहाँ वो कैथेटर तो पहुंचा, वो वहाँ पे क्या करता है, वो उसको वेसोडाइलेट करने के लिए कुछ केमिकल देता है, डॉक्टर कुछ देता है, हाँ नहीं? जो मैंने बोला था नाइट्रोग्लिसरेज का एक इंजेक्शन देते हैं, और क्या क्या दे सकते हैं वहाँ पे, वो उनको स्ट्रिप्टोकैनेज दे सकते हैं, और क्या टीपीए और टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इसको दे सकते हैं।
टू डिसॉल्व द थ्रोम्बोसिस। ओके, लिख दिया है। ए कैथेटर इज आल्सो यूज्ड टू डिलीवर क्लॉट डिसॉल्विंग ड्रग्स, क्लॉट डिसॉल्विंग ड्रग्स। ओके, वो जो क्लॉट को डिसॉल्व करेगा, लाइक स्ट्रेप्टोकाइनेज, टीपीए टिश्यू प्लाज्मोनियम एक्टिवेटर, और टू डिसॉल्व द थ्रोम्बोसिस। ओके, समझ में आया। इसके बाद हम वो एंजियोप्लास्टी लिखेंगे, एंजियोप्लास्टी, वो जो कैथेटर वाला जो किया था ना। ओके, तो देखिए उसके बाद हम कर रहे थे एंजियोप्लास्टी। ओके, वो जो कैथेटर में बलून जाके वहां पे वो स्टेनोसिस को ये कर रहा था ना, वो जो प्लाग बना था उसको स्क्वीज कर दे रहा था। ओके, देखिए इसका पूरा नाम है परक्यूटानस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। कोरोनरी में हो रहा है, एंजियोप्लास्टी हो रहा है। ओके, परक्यूटानस मीन्स हमारा स्किन के अंदर से ट्रांसल्यूमिनल ल्यूमन को दे के जा रहा है। ओके, इसलिए ट्रांसल्यूमिनल, छोड़ो उसको। देखिए, a balloon catheter is inserted and guided up to the plaque। ओके, प्लाक तक जाता है। balloon is inflated and against the wall of the artery plaque, जहाँ पे प्लाक बना है उसके अंदर वो जाता है और वहां पे इन्फ्लेटेड होता है वो balloon। ओके, the plaque is reduced and lumen become open, और उसी के बदौलत क्या होता है, हमारा प्लाक, वो जो प्लाक फॉर्मेशन है वो रिक्यूस्ट हो जाता है, the lumen will open and blood flow will occur। a metallic stand is placed to prevent restenosis, और उसके उसी में एक मेटालिक स्टैंड को वो वहां पे प्रोवाइड करते हैं ताकि वो रिस्टेनोसिस फिर से ना हो। और ओके, समझ में आया है ना, लिख लो, मैंने पहले बता चुका है। अब इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं, वो जो बाईपास सर्जरी नहीं बोलते, उसी को पढ़ेंगे। पहले इसको आप लिख लो। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे बाईपास सर्जरी। आपने सुना तो होगा ना कि बाईपास सर्जरी, उसका बाईपास सर्जरी हुआ था, हार्ट का सर्जरी हुआ था, है ना। तो वो होता क्या है बाईपास सर्जरी, आज उसको हम समझेंगे। देखिए, इसका पूरा नाम होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, और CABG, CABG। ओके, देखिए मैं पहले आपको स्टेनोसिस के बारे में बता दिया था, वो जो प्लाक आता है ना, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफ। समझ लो कि यहाँ पे एक क्या है, एक उसका एक प्लाग बना है। ओके, तो पहली बार जो हम डॉक्टर के पास गए तब वो उसने एक स्टैंड लगा दिया वहां पे। ओके, वो आपने 1.5 2 साल 3 साल 4 साल वहां से आराम से निकल गया, आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद क्या होता है, 3 4 साल बाद फिर से आपको एक और हार्ट पेन टाइप का कुछ ऐसा हुआ, तो आप फिर से डॉक्टर के पास गए, तो आपने देखा कि वहां से वो स्टेन के होने के बाद भी वहां पे प्लाक बहुत बड़ा हो चुका है अभी। ओके, तो स्टेन होके भी वहां पर कुछ काम नहीं है। ओके, द प्लाक विल बी मोर, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है यहाँ पे, और इसीलिए आपको फिर से वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करेगा, अब हम यहाँ पे और प्लाक और स्टेन नहीं कर सकते, इसको हमें सर्जरी करना पड़ेगा। तो डॉक्टर वापस भेज देता है और बोलता है आपको अब 10 10 15 1 महीना 2 महीना 3 महीना इसके अंदर फिर आपको एक बाईपास सर्जरी करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ओके, ऐसा बोल के उसको भेज देता है, और पैसे पैसे वो सब कलेक्शन करने के बाद फिर वो आता है। फिर वो डॉक्टर क्या करता है, देखिए यहाँ पे जो ये तो पूरा ब्लॉकेज धीरे धीरे हो जाएगा, यहाँ पे और स्टेन भी नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, बाईपास सर्जरी में क्या होता है, वो उसी इंसान का एक और आर्टरी ढूंढते हैं। ओके, एक ब्लड वेसल का एक आर्टरी, ऐसे एक आर्टरी निकाल लेते हैं। ओके, कहाँ से निकालेंगे, देखिए हमारे ये जो थाई रीजन है ना, थाई रीजन के में एक होता है, उसको बोलते हैं ग्रेट स्टेफिनस वेन। यहाँ पे लिख दिया हूँ मैंने, ग्रेट स्टेफिनस वेन। वो बहुत लंबा होता है, उसका एक छोटा पार्ट काटते हैं उसमें। ओके, और उसको यहाँ से आके ये देखिए, ये हमारा कोरोनरी है, यहाँ पे लगा के इसको यहाँ पे स्टिच कर देते हैं। आया, इसको यहाँ पे लगा दिया। तो देखिए जो ब्लड फ्लो हो रहा था यहाँ से हो रहा था। ओके, जो ब्लड फ्लो हो रहा था इधर से जा रहा था, अगर यहाँ से ब्लॉकेज यहाँ से नहीं जा पाया तो इसके माध्यम से वो ब्लड फिर से हमारे बॉडी में चला जाएगा। ओके, इसी को ही बोलते हैं क्या, बाईपास सर्जरी। एक और रास्ता दे दिया ताकि ब्लड जा सके। या तो स्टेप
ग्रेट स्टेफेनस वेन से लेंगे। एक और जगह है, इसको बोलते हैं हमारा इंटरनल मेमिलरी मामारी आर्टरी, हमारे मामारी ग्लैंड यहाँ पे ही होता है, हार्ट के नजदीक में ही है, यहाँ से इसका होता है। देखिए यहाँ से ये जा रहा होता है वो आर्टरी, वो क्या करते हैं उस आर्टरी को यहाँ से पकड़ के एक ही यहाँ से इसको लेके चले आते हैं नीचे। ओके, फ्रॉम हियर टेक इट इनटू एंड जॉइन इट, ओके, ताकि वो ब्लड आके इधर पहुंचाए। ओके, इसी को ही बोलते हैं बाईपास सर्जरी। समझ में आया कैसे क्या किया जाता है? ये ऐसे कैसे किया जाता है? पहले ये तो मैंने अंदर का प्रोसीजर बताया पहले करते कैसे होंगे ये। इसे इसको करने के लिए ओपन हार्ट सर्जरी ऑपरेशन होता है, पता है आपको? पहले इस इंसान को लाएंगे, उसको अनास्थेटाइज कर दिएंगे, उसके बाद ये जो यहाँ की पूरी रिब्स है ना, ये पूरी रिब्स कटती है, पूरी रिब्स काटे, उसके हार्ट को बाहर निकाले, उसको एक सोल्यूशन में रखे, उस आदमी को फिर लंग्स हार्ट चैम्बर में रखेंगे ताकि उसका बॉडी मेंटेन रहे, ओके, ब्रीथ करता रहे, हार्ट बीट बढ़ता रहे, ब्लड फ्लो होता रहे। उसके बाद उस हार्ट को ओपन सर्जरी करके करके और उसको बोलते हैं बाईपास सर्जरी। ओके, एक ब्लड वेसल लेंगे और वहां पे उसका लेकर लेंगे, उसी इंसान का लेंगे। अगर किसी और का लेंगे तो क्या होगा? कार्ड रिजेक्शन हो जाएगा, है ना? समझ में लगता है आपको? ये समझ में आया? तो मैंने लिख दिया हूँ, देखिए, इट इज ए सर्जिकल प्रोसीजर, okay, in which a blood vessel from another part of the body is attached to the coronary artery to bypass an area of blockage। okay, ये जो एरिया ऑफ ब्लॉकेज है इसको बाईपास करने के लिए एक और आर्टरी वहां पे अटैच कर दिया जाता है, इसी को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कहाँ कहाँ से लेते हैं? एक ग्रेट स्टेफेनस वेन और इंटरनल मेमोरी आर्टरी कैन बी टेकन फॉर CABG और कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ओके, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ओके, इसके बाद हम नए टॉपिक और 2-3 तो डिजीज है, ओके, ये हम पढ़ेंगे और फिर देखेंगे, कुछ चैप्टर लेंगे। और तब तक आप पढ़ते रहिए अच्छे से, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ते रहिए, तब जाके अच्छा होगा। ओके, खुश रहिए।